चलें जनाब, इसमें टोटल 243 क्वेश्चन है और आपने कुछ रिपीट, तकरीबन आप कह लें कि 50% रिपीटेड है और 50% नए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स को जिनकी किस्मत अच्छी है तो सवाल की स्टेटमेंट भी कभी कभी वही आ जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि इस जैसे सवाल है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट भी वही होती है और उसका फायदा ये होता है कि टाइम सेव हो जाता है कि अगर किया हुआ क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो उसका फायदा ये होता है, वरना यह कॉन्सेप्चुअल पेपर आता होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा कि ये काई स्क्वायर का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर लास्ट 10 years शो द स्टूडेंट्स ग्रेडिंग ए बी सी, जिसकी प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज बताई हुई है 15%, 30% और 55%। द रिजल्ट शो दैट आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स ए बी सी ग्रेड के उन्होंने ये एफ भी दे दिया और आपने क्या फाइंड करना है? काई स्क्वायर की। ये क्वेश्चन आपको दिया था टेस्ट में, जो लास्ट सैंपलिंग का टेस्ट हुआ था, ठीक है, और ये आपको तकरीबन ये कर लिया था। इसका कितना आंसर आया था? 8.63। अब आपने क्वेश्चन आपको अगर क्लियर होता जाता है तो ठीक है, वरना ये मैं लिखता जाता हूं कि ये काई स्क्वायर का क्वेश्चन, ठीक है। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो तो फिर उसकी अपनी गलती है, टेस्ट देना जरूरी था ये सैंपलिंग का भी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सैंपलिंग का ही है। An automobile company report that average annual maintenance cost 13cc car is currently 11,025. A random sample of 100 customers selected, जिसका मीन है and standard deviation. Calculate the value of Z, level of significance 1%. कहता है एक तो हमने Z की वैल्यू फाइंड करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ऊपर Z एक टेबल की वैल्यू पूछ रहा है और एक जी की वैल्यू पूछ रहा है। सवाल में यह भी ख्याल रखना होता है कि कभी कभी सवाल आपको आता है बट पता नहीं चलता कि वो पूछ क्या रहा है। इस सवाल में दोबारा देखें कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। कैलकुलेट द टेबल वैल्यू ऑफ जी, एक टेबल वैल्यू ऑफ जी पूछ रहा है किस लेवल पे? 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्या वैल्यू थी? 2.58। अब आप देखें 2.58 दो जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, एक यहां पर भी 2.58 है, इसका मतलब है जवाब तो इन्हीं दोनों में से है, बाकी दोनों जवाब नहीं हो सकते। और उसमें 1 टेल है या 2 टेल है? 2 टेल है। कार इज करंटली 11052 उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ना ग्रेटर देन ना लेस देन। उसके बाद दूसरा जी की वैल्यू भी वो पूछ रहा है हमसे, तो क्या फॉर्मूला था जी की? एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर। एक्स बार कितना है सवाल के अंदर? एक्स बार 11,025 या 11,418? 11,418 माइनस 11,025 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 1775 ओवर अंडर रूट 100। ये आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई? कितनी है? कैलकुलेटर निकाल लो। कितना? माइनस में प्लस में 2.21। तो कौन सा आंसर आ गया? तो अब ये था वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, लेकिन उसने सिलेक्टेड चीजें पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी वो कहता है कि प्लीज नोट दैट पॉपुलेशन मीन इन बोथ केसेस। कहता है कि H0 म्यू लेस देन 36 और H1 म्यू लेस देन और इक्वल टू 36। इज इट पॉसिबल और नॉट? क्यों? क्योंकि H0 एक तो साइन सेम है और दूसरा इक्वल का साइन कभी भी H1 में नहीं आता। दूसरे केस में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 36 और ग्रेटर देन 36, ये पॉसिबल है।
तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसके आंसर में साइन लगाता जाता हूं भी। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं जनाब कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, पॉपुलेशन मीन। पहली बात बताएं कि यहां पर जी टेस्ट लगना है या टी टेस्ट लगना है? तो थोड़ी सी वैल्यूज है, टी टेस्ट लगेगा और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो फार्मूला बनेगा एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2v एस ओवर एन। यही है फार्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल का। अब अपने कैलकुलेटर में पुट कर दें तो आपका यहां पर एक्स बार भी आ जाएगा और एस कौन सा लेंगे, 3 वाला 4 वाला? 4 वाला। सैंपलिंग के अंदर जब भी स्टैंडर्ड फाइंड करना है वो 4 वाला इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लो, इससे नींद आ जाएगी। हाँ कैलकुलेशन करें। क्या एक्स बार कितना आ रहा है? सवाल समझ आ गए? चलो तुमको कोई बनाओ, जितना आता है वो तो बनाओ। हाँ जितना आता है तो वो तो फिर मैं भी बनाऊँ, फिर बना लो, फिर उसमें कोई टाइम नहीं है। वो भी कुछ कर रहे हैं 10 मिनट नहीं सर, वो मुश्किल थोड़ा है। चलो मैं कर लेता हूँ। कितना आ रहा है? 5.28 मीन आ रहा है और 0.65। अब इसमें पुट कर देंगे और टी अल्फा बाय 2 किस तरह से आएगा? 99% है ना, तो अल्फा 1% हो गया। 1% को 2 टेल में देख लें या 2 पे डिवाइड करके 1 टेल में देख लें, n 4 हो गया। तो जी टी की वैल्यू क्या है? टी अल्फा बाय 2 कितना है? टी अल्फा बाय 2 v। ये 2.58 नहीं होगा, टी का अपना टेबल होगा। कितना? चलो आगे तो गाड़ी लोगे ना, सवाल की तो समझ लगी ना। मेन तो हमने देखना है कि सवाल कोई नया ना आ जाए। हाँ रजा पक्का? क्योंकि जिन लोगों ने हजासर करना है ना उनको पता होता है, जिनको नहीं समझ लगी ना मेन क्लास उनके लिए होती है कि कोई बात अगर ना समझ लगे तो पूछ लिया करो, ताकि आप तो पेपर है हमारा फाइनल, तो अगर ना समझ लगे तो मुझे तो पता है कि ये सवाल करवाए हुए हैं। उसके बाद n 10 से 100 हो गया तो सैंपलिंग एरर कम होगा ज्यादा? कम होगा। तो कितने से कम हुआ? 68 फिर उसके बाद ये वही सवाल आ गया, इसमें सैंपल साइज फाइंड करना है। ई कितना हो गया? 90%। और ये भी कितना था? मीन वेट्स 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, तो फार्मूला लगा दो ना। एक्स जी अल्फा बाय 2 90% से कितना होता है? 1.65 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 1 होल का 68। कहता है कौन सी बात ठीक है? द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात ठीक है। द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट दोबारा बता दीजिए। मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ये म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू लिखा हुआ है, लेकिन वो आपने पढ़ा नहीं होना। फिर ठीक है। मीन ऑफ द विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रैंडम सैंपल? इट इज बायस फ्री सैंपल। ये बात सही है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर हु आर इंटरेस्टेड फॉर अ सब ग्रुप। ये भी बात ठीक लिखी हुई है। तो बोथ आर करेक्ट। Which of the following statements are about sampling distribution? The mean of sampling distribution is same. Yeah. Sampling distribution is a symmetrical about a mean, क्योंकि
normal distribution. Both are correct. Which of the following statements is regard normal distributions are correct? अब आ गया probability का सवाल. Both tails of the distribution approach are meet the horizontal axis at finite level but high value. गलत. ये कभी भी meet lower standard deviation leads to a flatter curve. लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वो पीक स्टीपनेस उसकी ज्यादा होती है, फ्लैटर नहीं होता. ये गलत है. बोथ आर नॉट करेक्ट. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो तो फ्लैटर होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो तो वो क्लोज होती जाती है. जी, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ऑफ फूड चैनल रिसीव एन एवरेज 2 ऑर्डर्स इन एवरी 4 मिनट. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि जब भी ऐसे काम आते हैं ना कि 2 कॉल्स के अंदर मिनट्स के अंदर, ये मोस्टली पॉइजन का सवाल होता है. कहता है 4 मिनट के अंदर 2 ऑर्डर आते हैं. कहता है अप्रोक्सीमेटली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 5 या मोर ऑर्डर इन द पीरियड ऑफ 8 मिनट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आपको पहले 2 ऑर्डर गिवन है 4 मिनट के, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 8 मिनट की, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. और ये तो बच्चों वाला काम है. 4 मिनट की 2 ऑर्डर है तो 8 मिनट के 4 ऑर्डर. कन्वर्ट क्या करना है हमने? मतलब हमें 8 मिनट के ऑर्डर चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ऑर्डर जिसका मैंने लेक्चर शेयर कर दिया था, इसलिए इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रहे. जिसने लेक्चर नहीं सुना उसको डूब के, उन्हें मरना नहीं चाहिए. मरने वाला होता तो वो मर चुका होता. हाँ जी. तो इसका वैसे सादा तरीका भी ये होता है कि आपके पास पहले 2 ऑर्डर हैं कितने टाइम के, और आपको कितने ऑर्डर के चाहिए. अब ये आपका मीन है. आगे वो कहता है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 5 या 5 से ज्यादा. प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5. लेस देन 5 में क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4. 5 भी आएगा या नहीं? क्योंकि 5 इधर आ चुका है. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 3 का कार क्या बताया हुआ है? एक तो e की पावर -4 बाहर ही लिख लो. ओके की बात. फिर क्या लिखेंगे? 0 का फैक्टोरियल, e की पावर 0 e की पावर, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर प्लस 4 की पावर 1 ओवर 4 की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल और 4 की पावर 4 ओवर 4 का. चाहे आप सारा अलग अलग फैक्टर लगा दें, सबके साथ लगा दें. फार्मूला क्या है याद है? e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x का फैक्टोरियल. या तो सबके साथ आंसर लगा दें या इस तरह से कर जो भी आंसर कर निकाल लो. आंसर अगर आप कैलकुलेटर कर तो बैठे हो तो कैलकुलेटर निकाल लो. बंद कर दो. ये लाइट आपको बढ़ी है, ये बंद कर दे. अब वो मेरी आंखों में पड़े. नहीं मैं साइड पे हो जाता. कोई मसला. 0.1 में से माइनस भी कर दिया. 0.37 मिला आंसर अल्फा. जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ गया. ये प्रोबेबिलिटी, पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक, ये जो 4 प्रोबेबिलिटीज है ना, याद रखें इनके हर प्रोबेबिलिटी के 4 सवाल हैं. बस उनकी वैल्यू चेंज करता है, सवाल वैसे ही है. मतलब और उसके अंदर कोई टेक्निक है ही नहीं. वो वैल्यू चेंज कर देगा, सवाल उसी तरह का पूछेगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहता है जी मीन है 5.15, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.05 और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 5. अब प्रोबेबिलिटी मीन कितना है? 5. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.05 और प्रोबेबिलिटी उसने पूछ ली है x लेस देन
सबसे पहला काम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, जी फाइंड करते हैं। सबसे पहले जी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 5 माइनस 5.15 ओवर 0.05, कितना आंसर आ गया? माइनस 3। अब टेबल बनाना है या टेबल के बगैर करना है? -3 यहां पर आएगा, -3 से लेस कैसे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। 0.5 में से 3 को टेबल में देकर माइनस कर दो, यही करना है ना। 0.5 माइनस जो भी टेबल में आंसर आता है वो माइनस कर दो। मेरे ख्याल में आंसर तकरीबन ये आएगा, फिर भी चेक कर लो। 0.001 ये आंसर कितना आया है? नहीं 3 का 0.49865। ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट भी हो जाता है टेबल। अब कैलकुलेटर से कर लिया करें, या बेहतर है कि जो जिस पर अब आपका हाथ सीधा हुआ है ना वही ठीक है। उसके बाद है 5 रेड बॉल है, 7 ब्लैक है, 2 सेलेक्ट किए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है? बोथ आर रेड, बोथ आर रेड। 5C2 ओवर 12C2 मल्टीप्लाइड बाय 7C0, तो 10/12C2 कर दें। कितना? 0.151। A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो फिर A और B का फार्मूला क्या बनेगा? और माइनस भी करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है 0.9 आंसर। तो जिसको ये बात ना समझ लग रही, मैं दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि ये सारे सवाल क्लास में कराए हुए, खास तौर पर जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं ना, वो तो सारे सवाल मैंने क्लास में करवाए हुए। फिर भी अगर आप लोग उस दिन छुट्टी भी थे या बंदा को हो जाता है तो डिस्कस जरूर करना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है किसके लिहाज से? कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, गलत। आपको पता है वो कौन सा होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, ये सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी? ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Which of the following statement about scatter diagram? It leads to more accurate result if the collected data is typical. अगर डाटा टिपिकल हो, या टिपिकल का मतलब है थोड़ी इंफॉर्मेशन। जब थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है तो जो स्कैटर डायग्राम है वो रॉन्ग रिजल्ट दे देता है। उसके बारे में 3 बातें दोबारा आपने सुनी हुई है तो ठीक है, वरना दोबारा सुन ले। स्कैटर डायग्राम रिलेशन बताता है ओनली 2 वेरिएबल का, 2 से ज्यादा का नहीं बता सकता। अगर इंफॉर्मेशन कम या टिपिकल हो तो वो गलत रिलेशन भी बता देता है। तीसरी बात कि वो रिलेशन भी कभी कभी बता देता है इवन रिलेशन इज नॉट एग्जिस्ट। ये 3 बातें हैं स्कैटर डायग्राम की डेफिनेशन में। कहते नहीं वो गलत कब बताएगा? अगर गलत ही बताता है हमेशा तो फिर तो ये होता ही ना। जब कम इंफॉर्मेशन होता है ना, टिपिकल या कम इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर जैसे सपोज दैट या लाहौर में ऐसा होता है कि एक बंदे से पूछ रहे ना रास्ता फलां जगह जाने, उसे पता नहीं होता, वो कहता नहीं इधर ही आगे सीधा चला जा, मतलब उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन वो फिर वो कहता है कि चलो यार इसने मुझसे पूछा तो ये लगे कि मुझे शायद पता नहीं। तो रॉन्ग रिजल्ट का मतलब होता है कि जब आपको इतना इंफॉर्मेशन ना हो लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट दे दो तो वो रिजल्ट गलत होगा। It indicate a relationship where there is none, ये ठीक है। There might indicate, हमेशा नहीं, there might indicate, तो only statement 2 is correct। ये तो वो लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर, जाकर पढ़ोगे ये 3 लाइनें आपको नजर आ जाएगी as it is। कहते हैं a 4-digit pin code can be with any number except 0, 1 and 2
if repetition of the same digit is allowed, the probability of the pin code begin 5 and ending 3. सवाल तो याद आ गया, लेकिन इसमें वो कहता है पहले वो 5 डिजिट का कोड है, ये 4 डिजिट का कोड. अब 4 रेपिटेशन इज अलाउड. अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 4 डिजिट में वो कह रहा है कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं 1 2 3 4 फेवरेबल केस में पहले क्या आना चाहिए 5, एक केस और 3, एक केस. रेपिटेशन तो अलाउ है और दरमियान में कितने आ गए फिर 10 क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है. और अगर दूसरा केस देखें, पहला ना 0 आएगा ना 1 आएगा ना 2, 7 फिर 10 10 और 10, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 1/70. ये समझ लग गया. तो 1/70 आंसर ढूंढ ले. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू मिसिंग है, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में, बल्कि कल ही क्लास है, इसे मुझे याद दिला देना, मैं बल्कि मुझे मैसेज कर देना, मैं इसकी वैल्यू आपको पहले सही करूंगा फिर इसको कल करवाना है. हाँ जी, यहां पर आ रहे हैं. द प्राइस ऑफ जूसर मशीन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years. बेस ईयर है 2007, सिंपल इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ द गिवन पीरियड वुड बी, क्या करोगे 3700 3700 4500 3700, वो कर लोगे ना. ये कितना आंसर आ रहा है इसका, डेल्टा है. और 2007 बेस ईयर है तो डेल्टा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 100 से स्टार्ट. हाँ, अगर 2008 बेस ईयर होगा अल्फा, अगर 2008 बेस ईयर होगा ना तो फिर पॉसिबल था. पहला साल ही हो तो पहला साल 100 होता है. Which of the standard statement is regarding scatter diagram is correct? It can be never smaller than the standard deviation. नहीं, ये वेरियंस के बारे में. Which of the following statements are regarded variance are correct? वेरियंस के बारे में. It can never be smaller than the standard deviation. या ऐसा होता है, ये कभी भी standard deviation से कम या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होता. It can never be जीरो हो सकता है जब सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो. नेगेटिव नहीं हो सकता वेरिएंस, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. वेरिएंस के बारे में पूछा हुआ है. वेरिएंस क्या स्टैंडर्ड कम हो सकता है, क्योंकि वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड का. और दूसरा वो कहता है क्या वेरिएंस जीरो, वो कहता है क्या नेवर बी जीरो. तो वेरिएंस जीरो हो सकता है किस वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यूज का. जब सारी वैल्यूज एक जैसी हो तो उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं होती ना. तो कांस्टेंट वैल्यू का स्टैंडर्ड डिवीजन भी जीरो होता है, वेरिएंस भी जीरो होता है. कहता है रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. कहता है परसेंटाइल इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. मेजर डिस्पर्शन वैसे होते कौन कौन से हैं? रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन और क्वार्टाइल डेविएशन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन. तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज considering the following statement about mean, it must be one of the value found in the data. हो भी सकती है, क्या मतलब है गलत सा? जो आंसर आया है आपका मीन का वो डाटा के अंदर होगा, ऐसा जरूरी मीन ऐसी हाँ होती स्टैंडर्ड टेंडेंसी है, लेकिन वो उसके अंदर हो भी सकती है. और जैसे 2 4 6 8 10 इसका मीन निकालोगे 6 है तो ये अवेलेबल है. लेकिन अगर मैं आंसर निकालता हूं ना 1 और 3 का आंसर सपोज है तो इसका आपको मीन 2 आएगा. तो 2 इसके अंदर है ही नहीं. वो कहता है कि इट मस्ट बी वन ऑफ द वैल्यू फाउंड इन द डाटा. गलत है, मीन हो भी सकता है. इफ इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा देयर मे बी मोर देन वन मीन. क्या मोर देन वन हो सकता है? मॉड हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकता. तो ये कौन सी वैल्यू ठीक हुई? बोथ आर नॉट गुड. अ कंपनी इन्वेस्टेड 5 million, ये फाइनेंस आ गया. पहले साल 10% रिटर्न, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 14%. और आगे ये भी लिखे
कि तीसरे साल के एंड में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल जाती है। ये सवाल के अंदर मिसिंग है बात। तीसरे साल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस हो जाती है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आपका जवाब नहीं आएगा। ये सवाल याद आ गया ना, 3 मिलियन वाला सवाल था ये, मैंने 3 से 5 10%, 5 मिलियन का 10% कितना आता है? 5 मिलियन का 10% 0.5 ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर, रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% प्लस 12% कितना आएगा? 0.6 ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 2, 14%। और बाकी 5 मिलियन भी तो मिलना है, तो मैं लिख दूं 5.7। पहले साल 10%, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 14% भी और ओरिजिनल पैसे भी, तो 14% 0.7 आ गया, ओरिजिनल पैसे 5 मिलियन। जो आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस कर देंगे, आउटफ्लो। तो कितना आ गया एनपीवी? 0.2329। वो आ गया कमेटी वाला। कमेटी में 13 बंदे सिलेक्ट करने थे, 5 पंजाब से, 2 बलोचिस्तान से, 2 सिंध से, 2 केपी के से। क्या प्रोबेबिलिटी है पंजाब में से कोई बंदा ही ना हो? हाइपर ज्योमेट्रिक 5C0। बाकी 13 लोग हैं ना, 8 में से सारे के सारे 4 होंगे, डिवाइड बाय 13C4। ये सारे के सारे आपके ना एग्जाम्स के क्वेश्चन है, यही पेपर में सवाल आए हुए हैं, और इस तरह के ही पेपर में सवाल आते हैं। कोई रिपीट हो गया तो इसी में से रिपीट होगा, ये जैसा सवाल होगा। हाँ, 10 सवाल ऐसे होंगे जो हर दफा ऐसे अजीब से सवाल देता है, तो उससे फेल पास का कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने 25 क्वेश्चन ठीक करने होते और 25 गलत भी करने होते, तो आप उससे ज्यादा गलत ना करना तो आपका पेपर पास। 9.8%। अच्छा, किसी का ना 0.098 आ रहा होगा, बैठा होगा परेशान होगा कि उसका जवाब ही नहीं मिल रहा। जब परसेंटेज में जवाब हो ना, तो मतलब जो आपका आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 5 dice are rolled, then the probability of appearing 3 at least one time। n कितना है? e कितना है? q हो गया 5 या 6। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 0 की प्रोबेबिलिटी लेकर 1 में से एटलीस्ट 1 है ना। चलो ये कर लेना। 70 से 45 n हो गया, कम हो गया, तो एरर इंक्रीज हो जाएगा। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये खुद कर लेना, बल्कि अगर किसी का जवाब है तो बताते जाओ, साथ साथ लिखते जाते हैं। कितना आ रहा है? क्या हुआ? कौन सी? डिग्री की जगह ग्रेड लिखा हुआ है। अच्छा, चले क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखे। अब इंपॉर्टेंट तो ये इतना ज्यादा है कि इसके 2 जवाब आ जाते हैं। अब सुने, जाग जाएंगे, इसको काफी देर से नींद आ रही है ना, बस इस सवाल पे जागने पे सो जाना 2 मिनट बस। कैसे जागना होता पता? अपने आप को अपने शोल्डर के सहारे पे सर उठाना है, हाथों के सहारे ऐसे सीधा, ताकि नींद ना आ जाए। सीधे हो जाओ, हाँ ऐसे, ताकि ना पता चले बीमार शरीर लेकर आ जाते हो। देखें जी, सवाल पढ़े।
टॉम एंड जेरी बोथ इन्वेस्टेड सेम अमाउंट 8 साल के लिए. इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 9% एंड जेरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली, then how much more percent amount Jerry will have after 8% after 8 years than Tom. कहते हैं कितने पैसे उसके ज्यादा होंगे. इसके दो मेथड है. एक तो 100 लेट कर ले, दोनों की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ले. दो तरीके हैं. अब उसमें से ना आपने दोनों तरीकों का जवाब भी है इसमें. इस सवाल के अंदर तो दोनों तरीकों का. एक है कि आपको एक का रेट है 10% और एक का रेट है 9%. 8 साल है तो 10% हो गया 1.10 की पावर 8 यानी 1 प्लस परसेंटेज, और 9% हो गया 1 की पावर 8. इसका डिफरेंस ले लो तो कितना आंसर आ गया? कितना? 1.09. तो कितना आंसर आ गया? 15.1% आ रहा होगा. चेक कर लें एक दफा. 0.151 0.151 और ये आंसर भी है. अब ये तो इंक्रीज आया है, कितने परसेंट इंक्रीज आया है वो नहीं है. ये जस्ट इंक्रीज है. अगर वो सिर्फ इंक्रीज पूछे कि उसके तो ये 15.1% है. लेकिन अगर वो ये पूछ क्या रहा है कि जनाब कितने फीसद इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस लेके बेस पे डिवाइड भी तो करते हैं. तो अब बताएं इसमें बेस क्या है? किसका बेस है? टॉम का बेस है या जेरी का बेस है? टॉम. तो टॉम के पैसे कितने हैं? 0.9 डिवाइड बाय 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आ जाएगा 0.75 समथिंग आएगा. चेक करके देखें कि पावर 8 भी है. पावर 8 के साथ करना है क्योंकि टोटल फ्यूचर वैल्यू के साथ करते हैं. 7.57 और इसको अगर हम करते हैं राउंड ऑफ करते हैं तो कितना बन रहा है? 8%. अब इसके जवाब तो दोनों मौजूद हैं. ज्यादा करीब आंसर, एग्जैक्ट आंसर तो 15.1% ही आ रहा है. अब ये प्रॉब्लम ये है कि अब पेपर में, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहा था कि ये किसी से बताई और उसके हिसाब से कंपोजिंग करती है. इसकी ओरिजिनल सवाल जब पेपर में होगा ना उसमें क्लियर स्टेटमेंट होगी. ठीक है. तो इसके तरीके आप दो ही देखने हैं. पहले अगर इस तरीके से आंसर नहीं आ रहा आपका तो इस तरीके से तो कंफर्म आंसर पड़ा होता है कि सिंपल क्या करना है? परसेंटेज जितना 1 प्लस परसेंटेज की पावर 8 माइनस जो छोटा नंबर है उनका डिफरेंस है, हमारा आंसर आ जाएगा. या फिर वही 100 लेट करके कर लो, उससे आपका आंसर कितना आएगा भला? 8%. वो करके देख लो. 100 रुपया हमारे पास है. 1 प्लस 0.10 की पावर 8 कितने पैसे हो जाएंगे? और 100 रुपया इंटू 1 प्लस 0.109 की पावर 8 पहले कितना आंसर आ गया? 14.35 और दूसरे का 199.25. अब इसका डिफरेंस लेंगे. डिफरेंस ले लो, कितना आ गया? 15.1 नहीं आएगा. 15.1 नहीं हुआ ना. डिवाइडेड बाय 199.25 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये जो 15.1 आया है ये बेसिकली सिर्फ इंक्रीज आया है. और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फिर उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दे. वो 7.8% आ जाएगा. ठीक होगी बात. नेक्स्ट आ जाए जनाब रैंडम सैंपल के बारे में. कौन सी बात ठीक है? इट इज बायस फ्री सैंपल, ये भी ठीक है. वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, ये भी ठीक है. बोथ आर करेक्ट. 7 ब्लैक 2 ब्लैक ये हो जाएगा आपका. ये देख लो 30 पे आ जाओ. 30 पे तो पिछला साल सब में लग गया है ना. 30 पे आ जाओ. कहता है कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात सही बताओ. कहता है कोरिलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट. ये बात ठीक है. फिर कहता है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मस्ट बी इन द रेंज 0 to +1. दोनों ठीक है. 7 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है.
एन कितना हो गया 7, पी कितना हो गया 1/2, क्यू बी क्या प्रोबेबिलिटी है एट लीस्ट 1 इज करेक्ट, 0 की प्रोबेबिलिटी लेकर 1 में से माइनस करते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बता ही दो क्योंकि कुछ मेरे जैसे हैं उस जवाब याद करके जाएंगे। कितना आंसर आ गया? हाँ हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब सवाल रिपीट हो गया ना तो बस जवाब लिखकर आ जाओ, और वो थोड़ा सा चेंज भी कर देता है। So, 0.992. 0.992। चलो जी 32 क्वेश्चन, नैना और मैना, उसने 6 साल के लिए, वही सवाल है 9 और 10% है और 6 साल है। अब देखते हैं तो दोनों तरीकों से करते हैं तो आप देखना कि दूसरे वाला आंसर होगा ही नहीं, इसलिए इस आंसर को प्रेफर किया जाता है। अब जरा करना है, हमने डायरेक्ट तरीका क्या पढ़ा है, 10 और 9% है ना, वो तो हमने किया हुआ है। 1.10 की पावर 6, 1.09 की पावर 6, कितना आंसर आ गया 0.945 या 0.09। अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बना जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.09 की पावर 6 से और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आंसर आ रहा है, 0.0945 डिवाइड बाय 1.096 की पावर 6 है ये। फिर आंसर कितना आ रहा है, 5.4, कितना आ रहा है 5.63. 5.63। 4.5, चलो 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट में कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर कौन सा प्रेफर किया जाएगा, दूसरा था, कोई करीब करीब ही नहीं आ रहा। तो इसलिए इस क्वेश्चन की वजह से ना ये सोल्यूशन दूसरा सही बनता है। अब वो कहता है मैन विल हैव आफ्टर 10 years, देन वो कहता है कितने परसेंट उससे ज्यादा पैसे आ गए। तो इसलिए ये जो डायरेक्ट माइनस करने वाला आंसर है ना, इसको प्रेफर किया जाता है जी। हाँ नन की ऑप्शन तो है, लेकिन ये ऑप्शन है, ये इंक्रीज तो है, 9.45% इंक्रीज आया है क्योंकि हमने परसेंटेज में इसको हल कर दिया। हाँ प्रेफर दूसरे वाले को। इफ डाइस आर रोल्ड फॉर 5 टाइम, ये रिपीटेड है, इसका तो आंसर भी लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज ईयर टू ईयर। लेस पेयर में वो कहता है डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, सही है क्योंकि पी नॉट क्यू नॉट फिक्स होता है। पार्शियल प्राइस द डिनोमिनेटर हैज टू रिकैलकुलेट एवरी ईयर, ये दोनों ही ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ जी यहां पर आए जरा आपको पता चलता है। कंस्ट्रक्शन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन डिलीटिंग द डाटा, कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से डाटा डिलीट करने में हेल्प होती है। बी begins with recording the number of times a particular value occurs, is the only way to assess mod, all of the above, beta, which of the following is correct। अच्छा ये मजेदार है, मैंने पिछला मजेदार समझ लिया, माजरत। रिजल्ट ऑफ सैंपलिंग इंक्वायरी और अ सेंसस इज कॉल्ड रॉ डाटा, पक्का। yes, B the data which is collected specifically for the ongoing investigation is called primary data, yes, ये भी ठीक है। the data which is stored after classification, कहता है the data which is stored after classification called secondary data। वैसे तो ये भी डेफिनेशन किसी हद तक ठीक लिखी हुई है, लेकिन यही एज इट इज बात नहीं लिखी हुई हमारी बुक के अंदर, बातें पहले वाली दो लिखी हुई, तो इसलिए इसका आंसर ए एंड बी बोथ आता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड डाटा की भी डेफिनेशन होती यही है, ऐसा डाटा जिसके ऊपर आप कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर एक दफा अप्लाई कर चुके हैं तो स्टैंडर्ड डाटा बन जाता है। फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट करते हैं ना वो प्राइमरी होता है, तो फिर वो ज्यादा बेहतर था। फिर वो कहता है रिजल्ट बिल्कुल सेम, उसने दोबारा रिपीट कर दिया।
कहता है कौन सी बात ठीक है मीडियन के बारे में, कहता है अपर क्वार्टाइल मीडियन होता है। कौन सा क्वार्टाइल मीडियन होता है? Q2। कहते हैं इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो सही बात कर रहा है। इट इज द मिडल वैल्यू नो मैटर द डेटा अरेंज एनी ऑर्डर, गलत। कहता है इसको इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, इसका फार्मूला क्या पता, n+1/। उसके बाद नेगेटिव स्लोप पासेस थ्रू दिस इंटरसेप्ट दिस, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहता है ये आपको क्या गिवन है, कहता है पासेस थ्रू अ पॉइंट and x intercept is 1/4 of the y intercept, कहता है 1/4 टाइम ऑफ द x intercept। सपोज दैट y आपके पास आ गया, b होता है ना y का इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, b/, तो फिर तो वही बात आ गई x/a, x/b/4 आ जाएगा प्लस y/b आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं तो 4x प्लस y इज इक्वल टू b, और ये पुट का तो 4 और 8 16 प्लस 4 24, b कितना आ गया 24, तो लाइन बन गई आपकी, b की जगह 24 पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू -4x प्लस 24। ढूंढ लो या बल्कि ओरिजिनल फॉर्मेट में गिवन है। इफ द पीक ऑफ द हिस्टोग्राम इज मिडल फ्रीक्वेंसी ईदर साइड आर सिमिलर, तो क्या होता है ये सिमेट्रिकल या नॉर्मल, एक ही बात होती है वैसे तो। लो जी सीवे को आ गई, सेवे करोला सुजुकी, ये आपने खुद ही कर लेना है। Ali plans to invest 8,000 every year for 3 years starting from today. Interest rate is compounded annually. क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्ट ए के वही पैसे हैं, वो ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये देख लें, पता है कर लोगे, नींद आ रही है आप लोगों को। ये 50 करके फिर अभी 50 करने हैं, हालत आप लोगों ने ऐसी नहीं, ऐसे वैसे किसी ने जाना तो चला जाए, हाँ किसी ने जाना तो वो उसको कोई टेंशन नहीं होती, ऐसे डिस्टर्बेंस आप कहते रोने लग जाते हो, रोने से बेहतर है चुप करके चले जाया करो। हाँ जी, मैन वुमेन, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ ग्रुप सिलेक्ट अ पर्सन ईदर वुमेन और लाइट स्मोकर मेल, ईदर वुमेन ये लाइन है और लाइट स्मोकर मेल। अब वुमेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल वुमेन देख लो 4 2 4 डिवाइडेड बाय 8 6, या लाइट स्मोकर मेल, लाइट स्मोकर मेल पूरा पढ़े, लाइट स्मोकर, अगर वो सिर्फ लाइट स्मोकर कहता ना तो फिर 74 आता, तो 42/8 क्या फीमेल में और लाइट स्मोकर मेल में कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो सिर्फ यही जवाब है, क्योंकि अगर वो कहता ना लाइट स्मोकर तो फिर ये 74 आता, फिर ये कॉमन भी आता। उसने जो पूछा है वो वुमेन है, तो आपने वुमेन की प्रोबेबिलिटी, फिर और के बाद है लाइट स्मोकर मेल, उसको आइडेंटिफाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे भी लिखते तो सेम ही आएगा जी, वैसे भी लिखते तो आंसर तो सेम ही आएगा, सेम आएगा, सेम नहीं आता। नहीं सर, अगर लाइट स्मोकर और मेल की मल्टीप्लाई करते हैं क्यों दोनों की टोटल वैल्यू क्यों और सिर्फ लाइट स्मोकर मेल नहीं, जो उसने जब आपको सारा कुछ दिया हुआ है तो हम क्यों इधर उधर की बातें करें। आप देखिए उसने वुमेन, ये देखें आप ना इसको मिक्स नहीं करना सवाल को, जो वो पहले एक इसके बारे में कह रहे हैं, वुमेन पकड़ो वुमेन को 424 या प्लस हो गया, लाइट स्मोकर मेल, लाइट स्मोकर मेल जाकर देखो कितने हैं
42। हम क्यों देखें किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। अब अगला स्टेप क्या है, क्या इन दोनों में कॉमन है, वोमेन भी हो, और आगे तो मेल लिखा हुआ है, तो मेल और वोमेन कॉमन हो ही नहीं सकते, तो इसलिए उसमें कोई कॉमन है ही नहीं। टोटल भी लिखिए पर बिल्कुल तो माइनस ही लगेगा, वही आंसर है। आज सर जो मर्जी है, हमने तो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है ना, हमने आंसर थोड़ी लाना होता है। प्रोबेबिलिटी देखें, तो अगर वो कहता ना प्रोबेबिलिटी बताओ वुमेन की और लाइट स्मोकर की, लाइट स्मोकर की, फिर कॉमन माइनस करते, तो फिर लाइट स्मोकर ये होते, फिर उसमें ये कॉमन आ जाता। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि लाइट स्मोकर की प्रोबेबिलिटी अगर आप कहते हो कि माइनस कर देंगे, इस सवाल के अंदर शायद बराबर आ जाए, लेकिन जब परसेंटेज दी होती फिर नहीं बराबर आता। तो आप देखिए ना, ये आंसर थोड़ी लाना होता है, मेन ये भी तो है कि वो प्रोबेबिलिटी वो कह रहे हैं वो भी तो फुलफिल करो। उसने जो कहा है, आप कहते हो कि मैं क्या 74 लिख लूं, क्या 74 को, वो आपकी ये डेफिनेशन पूरी हो रही है, क्या ये लाइट स्मोकर मेल है? 74 के अंदर तो फीमेल भी है। वो भाई जिसकी वो प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं आप वो फाइंड करो। आप कहते हो मैं ये करके ये माइनस कर दूंगा, जब आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो गिवन भी है फेवरेबल केसेस, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। हाँ जी, IRR ये तो हो जाएगा। 47 पे आए। Feroz Textile plans to export ready-made garments of adult to England. Which of the following would be appropriate sample for the waist size? Sample of all sizes of leading ready-made garments brand in England. Adults selected at random from resident in major cities of the England. Adults selected at random from the large corporation of England. तो ज्यादा बेस्ट क्या है, बोथ A and B. Analyst satisfactory result sample for list of 10,000 new car buyer. The list include 2,500 Suzuki, 2,500 Hyundai, 2,500 Honda and Toyota. The analyst selects a sample of 400 cars by random sampling, 100 buyer of each brand. This is the example of simple random sample. कहता है yes. दोबारा देखिए, वो कहता है कि आप उन गाड़ियां उसने अलग अलग कर दी, कहता है 400 सैंपल किस तरह से लिया, हर एक से 100 सैंपल ले लिया। वैसे ये कौन सी सैंपलिंग है, स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग है। लेकिन स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग भी ना, जो हर स्ट्रैटा से सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, हर स्ट्रैटा से। तो कहता है यस बिकॉज ईच बायर इन द सैंपल वाज रैंडमली सिलेक्टेड। यस बिकॉज ईच बायर इन द सैंपल, पहली बात तो ये कि इसका यस तो है ही नहीं क्योंकि ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। नो बिकॉज एवरी पॉसिबल सैंपल फॉर डिड नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। तो इसका डेल्टा आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ये आप लोग लाजमी करना, अपने हाथ से करना, ये ना करना आपके आता है। कोई भी सवाल आपने करते वक्त ये बिल्कुल नहीं अपने आप को कहना अभी तो आप कह रहे हो, हल किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि जब पेपर में सवाल हल करने लगते हो तो वो नहीं आता होता। तो आपने इसका फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन और लाजमी करना है, और ये क्वेश्चन तो लीनियर प्रॉब्लम का ये आपको आता है। चले 50 क्वेश्चन ये जाकर देख लेना, कल अपने अपना नाश्ता साथ लेकर आना या